चलिए चाय पर चर्चा में हम खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात आस्था के मेले की। 4 धाम यात्रा की तैयारियां आखिरी चरण में है। गुड न्यूज ये है कि 22 अप्रैल से 4 धाम की यात्रा शुरू हो जाएगी और इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं के 4 धाम पहुंचने की पूरी उम्मीद है। बिल्कुल, दरअसल 4 धाम यात्रा तब शुरू होती है जब मां यमुनोत्री की डोली अपनी शीत यात्रा के प्रवास को छोड़कर यमुनोत्री धाम पहुंचती है। हमारे संवाददाता ओंकार बहुगुणा ने इस पवित्र रूट पर जाकर यमुनोत्री धाम के दर्शन किए और ये जानने की कोशिश की कि इस बार श्रद्धालुओं के लिए क्या खास इंतजाम किए गए हैं। ये रौनक, ये उत्साह फिर लौटने वाला है। 4 धाम के मार्गों पर भक्तों का तांता फिर से लगने वाला है। केदार घाटी से लेकर बद्री विशाल के धाम तक ये मनोरम नजारा फिर से दिखने वाला है, क्योंकि 4 धाम यात्रा के श्री गणेश की शुभ घड़ी नजदीक आ रही है। अक्षय तृतीया यानी 22 अप्रैल को यात्रा का आगाज हो जाएगा, लेकिन इस यात्रा की शुरुआत तब होती है जब मां यमुनोत्री की डोली अपनी शीत यात्रा के प्रवास को छोड़कर यमुनोत्री धाम पहुंचती है। हमारे संवाददाता ओंकार बहुगुणा ने इस पावन रूट पर यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। अभी हम मौजूद हैं खरसाली खुशी मठ, जो कि यमुना जी का शीतकालीन प्रवास माना जाता है। मां यमुना जी की भोग मूर्ति यहाँ पर 6 माह के लिए विराजमान रहती है शीतकाल में। और अब जो आने वाला अक्षय तृतीया का पावन पर्व है 22 अप्रैल को, उसी दिन मां यमुना की ये भोग मूर्ति जो कि अंदर विराजमान है, विग्रह के दर्शन हो रहे हैं, निर्वाण दर्शन यहाँ पर जो है मां यमुना के हो रहे हैं। ये भोग मूर्ति डोली के माध्यम से अपने भाई शनिदेव जिन्हें की स्थानीय भाषा में यहाँ पर सोमेश्वर महाराज कहा जाता है, उनके साथ यमुनोत्री धाम में विराजमान होगी। गुड न्यूज ये है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु यात्रा के लिए पहुंचने वाले हैं। अब तक करीब 13.5 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। यमुनोत्री धाम के यात्रा मार्ग की बात करें तो पहला पड़ाव बड़कोट है, जहां यात्रियों के रजिस्ट्रेशन और मेडिकल वगैरह की जांच होगी। यहां श्रद्धालुओं और यात्रियों की तमाम कागजी और सेहत संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें यात्रा के लिए आगे रवाना किया जाएगा। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर 22 अप्रैल को 4 धाम में से 2 धाम गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोल दिए जाएंगे और इसके साथ ही 4 धाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर के प्रशासन खासा मुस्तैद दिख रहा है। अभी हम खड़े हैं यमुनोत्री धाम के अहम पड़ाव बड़कोट में और बड़कोट का ये वो स्थान है जहां पर सर्वप्रथम यात्रियों की चेकिंग होगी, उनका पंजीकरण चेक किया जाएगा और उसके साथ ही यहां से उनको आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। यात्रा में कई ऐसे नजारे देखने को मिलेंगे जो श्रद्धालुओं को उनके सफर की थकान और मुश्किलों को दिमाग में टिकने नहीं देंगे। यात्रियों की सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। जान की चट्टी के पास पुलिस चौकी बनाई गई है ताकि श्रद्धालुओं को कोई कष्ट न हो। यात्रा थोड़ी कठिन है, लिहाजा दुश्वारियां भी पेश आ सकती हैं, लेकिन भक्तों के जोश, उमंग और मनोबल के आगे कोई रुकावट टिक नहीं सकती। लिहाजा भक्तों में जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि केदार घाटी में आस्था का मेला फिर से सजने जा रहा है। ओंकार भोगुणा, यमुनोत्री धाम, गुड न्यूज टुडे। 4 धाम यात्रा के बाद अब बात बाबा बर्फानी की। 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है और इसके लिए तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। बिल्कुल, शिव भक्तों के लिए खुशखबरी ये भी है कि आज से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो अगर आप भी साल अमरनाथ की यात्रा पर जाने की इच्छा रखते हैं तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा लें। कैसे और कहां रजिस्ट्रेशन कराना है, ये जानने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। बाबा बर्फानी के भक्तों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। एक जुलाई से पवित्र श्री अमरनाथ जी की यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। आस्था की ये यात्रा 62 दिनों तक अनवरत जारी भी रहेगी। और 31 अगस्त 2023 को अमरनाथ यात्रा का समापन होगा। बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा का काउंटडाउन आज से शुरू हो चुका है और आज से महायात्रा के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है।
आज से इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी की यात्रा का बिगुल बज चुका है। दरअसल आज से जो इच्छुक यात्रीगण हैं वो अपना पंजीकरण करा सकते हैं, यानी कि पंजीकरण की जो प्रक्रिया है वो आज से आरंभ हो चुकी है। ये सुविधा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से उपलब्ध होगी और जो इच्छुक यात्रीगण हैं वो नामित बैंक शाखाओं में जा सकते हैं और वहां पर अपना आवेदन भर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि अमरनाथ यात्रा के लिए आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए श्रद्धालु ऑफिशियल वेबसाइट और मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आप jksasb.nic.in/register-aspx पर क्लिक करें। यहाँ आपको सारी डिटेल्स भरनी होगी। एप्लीकेशन फॉर्म सही तरीके से भरें। नाम के साथ साथ पता भरना होगा। श्रद्धालु का हेल्थ सर्टिफिकेट जरूरी होगा। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अटैच करने होंगे। जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं में भी आप पंजीकरण करा सकते हैं। जम्मू कश्मीर की 20 बैंक शाखाओं में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी कराया जा सकता है। वहीं देश भर में ऐसी 542 बैंक शाखाओं में पंजीकरण किया जाएगा। इस बार सरकार ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को काफी आसान बना दिया है और आधार कार्ड ही सबसे मुख्य दस्तावेज होगा। बहुत ही सिंपल है सर। इस बार तो सिंपल आधार जो है वो साथ में रखना है। आधार ऑथेंटिकेशन होगा। अपनी यात्रा स्लिप जो है प्रिंट होके सामने है। तो कोई मेडिकल सर्टिफिकेट साथ में लाना होगा। हेल्थ चेकअप कराना है किसी सरकारी अस्पताल? बिल्कुल बिल्कुल, वो डेजिग्नेटेड ऑथराइज्ड हॉस्पिटल हैं, वहां से मेडिकल सर्टिफिकेट लाना है। एक बार स्वास्थ्य का एनओसी मिल जाए तो फिर कोई रुकावट नहीं? बिल्कुल जी बिल्कुल। अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्त साल भर इंतजार करते हैं, क्योंकि साल में बस कुछ दिनों के लिए बर्फ के रूप में भगवान शिव का प्राकट्य होता है। भक्तों का मानना है कि यहाँ पर भगवान शिव ने मां पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताया था, इसलिए अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है। इसलिए भक्तों की भीड़ बैंकों की ओर उमड़ रही है और अभी से ही भक्तों में उत्साह है। जिनका बड़ा बेसब्री से इंतजार होता है कि कब रजिस्ट्रेशन खुले, कब गवर्नमेंट के आदेश आएंगे तो हम यहाँ बैंक पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी जो सुविधा वो बहुत अच्छी सुविधा हमें हर वक्त मिलती है। साथ साथ में पिछले साल भी हमने गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी सुविधा रखी है। बर्फानी जी की कृपा से अब मैं दूसरी बार फिर जा रहा हूँ, तो मुझे अच्छा, मैं काफी एक्साइटेड था कि कब पंजीकरण खुलेंगे, कब रजिस्ट्रेशन होगा, तो सो दैट कि आज फाइनली हो गया। अमरनाथ गुफा मंदिर के लिए तीर्थ यात्रा अनंतनाग जिले में पहलगांव मार्ग और गांदेरबल जिले में बालटाल मार्ग दोनों रास्तों से शुरू होगी। तो इंतजार किस बात का? अगर आप भी बाबा के दरबार में हाजिरी लगाना चाहते हैं तो शिव का नाम लेते हुए, बम बम भोले बोलते हुए रजिस्ट्रेशन करवाइए और यात्रा की तैयारी शुरू कर दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको भोले की नगरी की रौनक हम दिखाते हैं। दरअसल वाराणसी में आज से G20 ग्रुप की बैठक शुरू हुई है। 3 दिनों तक एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप के कृषि वैज्ञानिक कई मसलों पर यहां पर मंथन करेंगे। इस दौरान काशी का वैभव देखते ही बनता है। पूरा शहर रंग बिरंगी रोशनी से चमक रहा है। देसी विदेशी सैलानी और मेहमान यहां पर आ रहे हैं, जिनके स्वागत के लिए बनारस पूरी तरह से तैयार है। वासुदेव कुटुंबकम की थीम पर स्पेशल पेंटिंग्स बनाई गई हैं, जो सैलानियों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। फिलहाल आप भी देखिए दुल्हन सी सजी काशी। शिव की नगरी काशी, जहां धर्म, आस्था और संस्कृति का संगम होता है। ये पावन शहर आज पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। इस वक्त वाराणसी अतिथि देवो भव की परंपरा को चरितार्थ करने में जुटी है। काशी में G20 मीटिंग चल रही है। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए पूरे शहर को सजाया गया है। इस दौरान मेहमानों को भारतीय परंपरा और संस्कृति से रूबरू कराने की भी खास व्यवस्था की गई है। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही सैलानियों को नंदी की प्रतिमा के दर्शन होते हैं। अमृत महोत्सव उद्यान में गौतम बुद्ध की मूर्ति शांति और अहिंसा का संदेश देती है। वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर खास पेंटिंग भी बनाई गई है। भगवान शिव की मनमोहक प्रतिमा इस नजारे में 4 चांद लगा देती है। G20 समिट के तहत वाराणसी में 3 दिन की कृषि वैज्ञानिकों की बैठक चल रही है और बनारस शहर पूरे उत्साह के साथ मेहमानों का स्वागत कर रहा है।
उन्हें वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि अचानक से इतनी गर्मी पड़ने लगेगी, लू चलने लगेगी। दिल्ली और एनसीआर समेत राज्य में कई राज्यों में गर्मी इन दिनों अपने तेवर दिखा रही है। बिल्कुल, मौसम को लेकर एक गुड न्यूज है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में बारिश की रिमझिम फुहारें लोगों को राहत दे सकती हैं। अनुमान यह है कि इस हफ्ते वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से तापमान में कुछ गिरावट आने की संभावना है। आसमान से बरसती आग से परेशान लोगों के लिए अब राहत भरी खबर मौसम विभाग ने दी है। पिछले कई हफ्तों से लोगों के पसीने छुड़ा रही गर्मी से लोगों को कुछ वक्त के लिए निजात मिलने वाली है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के तमाम इलाके इन दिनों लू के थपेड़े झेलने को मजबूर हैं, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर और दूसरे इलाकों में तपिश कुछ कम होगी, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 18 अप्रैल से बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है। दिल्ली ही नहीं, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गए हैं और इसके लिए हमने 2 दिन मार्जिनल हीट वेव कंडीशंस आ सकते हैं। मार्जिनल मीन की जैसे हमारा जो डेफिनेशंस है, डिपार्चर से 4.5 या 5 डिग्री तक अब नॉर्मल जा सकते हैं। उसके बाद अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और जिसका अभी वेस्टर्न हिमालय रीजन में इफेक्ट है और 2 दिन के बाद प्लेन्स पे भी उसका इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, फिर टेम्परेचर्स में गिरावट आ जाएगी। हमारी उम्मीद है कि 2 से 4 डिग्री जैसे थोड़ा ज्यादा ही नॉर्थ वेस्ट इंडिया में टेम्परेचर्स में गिरावट आ जाएगी। यानी इस हफ्ते दिल्ली एनसीआर के आसमान में बादल राहत का पैगाम लेकर आ सकते हैं और 19 और 20 अप्रैल को बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में भी बारिश के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। यही नहीं, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी मौसम खुशनुमा हो जाएगा। पश्चिम भारत के भी कई इलाकों में मौसम की मेहरबानी देखने को मिलेगी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत कई और राज्यों में गर्मी अपने तेवर दिखा रही है। दोपहर में चिलचिलाती धूप में बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। इस गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। अब लोगों को इंतजार है उन रिमझिम फुहारों का जो सुकून की सौगात लेकर आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे आपको बता दें कि गर्मी के इस मौसम से इंसान क्या, जानवर भी परेशान है। कोलकाता के अलीपुर जू में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए वैसे खास इंतजाम किए जा रहे हैं। यहां जानवरों को न केवल कई बार नहलाया जा रहा है, बल्कि उनके बाड़ों को भिगोकर ठंडा रखने की कोशिश की जा रही है, ताकि गर्मी के मौसम में यहां जानवर तरावट का एहसास कर सकें और सेहतमंद रहें। छुट्टियों में बड़ी तादाद में सैलानी इन जू और नेचर पार्क का रुख करते हैं। ऐसे में इन जानवरों को गर्मी में कूल रखना बेहद जरूरी हो जाता है। तो कई बाड़ों में आपको बता दें कूलर की व्यवस्था की गई है। कई बाड़ों को ठंडा रखा जा रहा है, बार बार पानी के छींटे दिए जा रहे हैं ताकि जानवरों को राहत मिल सके। अब वीरभूम के वल्लभपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी रुख कर लेते हैं। यहाँ जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए उनकी डाइट में खास बदलाव किया गया है। यहाँ वन विभाग ने हिरणों को चिलचिलाती गर्मी से महफूज रखने के लिए पानी में ओआरएस घोल मिलाना शुरू कर दिया है। ओआरएस वाला पानी पीने से हिरण स्वस्थ रहते हैं और गर्मी से परेशान नहीं होते। कभी कभार बीरभूम में 45 तक टेम्परेचर जो है वो टच कर जाता है। उस टेम्परेचर में अगर इंसान को प्रॉब्लम्स होती है, दिक्कत होती है उस गर्मी में, तो फिर पशु पक्षी उनका क्या होगा। वल्लभपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बोलपुर में है, वहां पे एक नया सिस्टम स्टार्ट किया गया है। हमारे पीछे यहाँ पे करीबन 40 के आसपास हिरने हैं, चीतल हिरन भी है। इन एनिमल्स को इस गर्मी से कुछ रिलीफ देने के लिए यहाँ पर जो रिजर्वायर है या फिर पॉन्ड कह लीजिए आप, यहाँ पे पानी तो 24/7 रहता ही है, लेकिन इस पानी में फिलहाल ग्लूकोज ओआरएस मिलाया गया है डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस के बाद, क्योंकि ओआरएस या ग्लूकोज पीने से इंसान का बॉडी वो हाइड्रेटेड रहता है। अगर 45 डिग्री का टेम्परेचर हो तब इंसान, जानवर जो भी है, सबको बहुत बहुत दिक्कत होती है। सबसे ज्यादा शायद डिहाइड्रेशन की जो समस्या है वो सामने आती है। तो उसी से बचने के लिए यहाँ पे जितने भी पशु हैं, जहाँ पे जितने भी हिरन हैं, उनको संभालने के लिए इस गर्मी में पानी में ग्लूकोज मिला के उनको पिलाया जा रहा है ताकि वो स्वस्थ रहे और कुछ करके इस गर्मी को झेल ले। कैमरा पर्सन किरणजीत के साथ सूर्याग्नि रॉय, गुड न्यूज टुडे, बोलपुर। देश के बाकी नेचर पार्क के हालात जुदा नहीं है। आपको बता दें कि गर्मी से जानवर बेहाल है, लेकिन पार्क प्रशासन पूरी शिद्दत से जानवरों को गर्मी से बचा रहे हैं।
झारखंड के लातेहार के जंगलों में जानवरों को पीने और ठंड महसूस करवाने के लिए पानी की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। जंगल के बीचों बीच पानी के टैंक और छोटे छोटे तालाब। ये तस्वीरें झारखंड में लातेहार के बेतला नेशनल पार्क की हैं। कहीं बंदरों का कुनबा तो कहीं हाथियों का झुंड यहाँ बने छोटे छोटे तालाबों में जल विहार करता नजर आ रहा है। जंगल में जानवरों को पानी के लिए भटकना न पड़े, इसके लिए यहाँ बड़ी तादाद में जलाशय बनाए गए हैं। इनमें टैंकरों से पानी भी भरा जा रहा है। वन विभाग के कर्मचारी लगातार यहाँ काम में लगे हुए हैं ताकि जानवरों की प्यास बुझाई जा सके और उन्हें पानी की तलाश में जंगल से बाहर नहीं जाना पड़े। बेतला नेशनल पार्क में हजारों जंगली जानवर रहते हैं। इनमें बाघ, हाथी, हिरन, बंदर, भैंसे हैं तो मोर सहित पक्षियों की कई प्रजातियां भी हैं। गर्मी बढ़ने के कारण यहाँ से जानवरों को पलायन न करना पड़े, इसके लिए खास तौर से इंतजाम किए गए हैं और 24 घंटे निगरानी भी की जा रही है। इन दिनों पारा 40 डिग्री के पार जा रहा है। ऐसे में इंसान तो इंसान, जंगली जानवर भी गर्मी की तपिश के चलते परेशान हैं। ऐसे में इस जंगल में बने छोटे छोटे टैंक और तालाब इन जानवरों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रहे हैं। संजीव गिरी, लातेहार, गुड न्यूज टुडे। आपको घाटी की पीली पीली सरसों से रूबरू कराते हैं, उसकी चमक दिखाते हैं। अवंतीपुरा में छाई ये पीली चादर इस इलाके की खुशहाली को बयां कर रही है। दरअसल सेक्शन 370 के खात्मे के बाद कश्मीर घाटी का माहौल लगातार खुशनुमा होता जा रहा है। अलगाववाद और आतंकवाद की कमर टूटने के बाद कश्मीर के भयमुक्त वातावरण में सैलानियों की तादाद भी लगातार बढ़ रही है। एक तरफ सैलानियों की तादाद बढ़ रही है, दूसरी तरफ समूची घाटी इस समय पीली सरसों की फसल से लहलहा रही है। सैलानियों के लिए पीली सरसों के खेत की खूबसूरती ट्यूलिप गार्डन से कतई कम नहीं है। पहाड़ों के बीच फैले मैदान में पसरी ये पीली चादर सैलानियों को खूब भा रही है। देखिए आप भी। मनोरम कश्मीर घाटी में दूर दूर तक फैली पीली सरसों की फसल जन्नत की खुशहाली की मानो मुनादी कर रही है। जिस कश्मीर घाटी में कभी बम, बंदूक और बारूद का मनहूस साया था, वहां लोग बेखौफ होकर घूम रहे हैं, कश्मीर की कुदरती खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे हैं। अवंतीपुरा में दूर दूर तक फैले पीली सरसों के खेत सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लोग अपने परिवार के साथ यहाँ आ रहे हैं, यहाँ की आबो हवा में घुल मिल रहे हैं और साथ ही अपने मोबाइल कैमरों में इन यादगार पलों को कैद कर रहे हैं। स्पेशली यहाँ रुके हैं, देखकर सबको यहाँ पे खेत जो देखे हैं साफ सुथरे क्लीन बहुत है। हाँ, सरसों देखकर, हाँ, फोटोग्राफी के लिए स्पेशली। और ये सरसों के खेत भी बहुत सुंदर दिख रहे हैं। यहाँ पे केसर के खेत भी है जो मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखे हैं। आई एम एक्सपीरियंसिंग इट एट फर्स्ट टाइम। साफ है कि कश्मीर में आहिस्ता आहिस्ता माहौल बदल रहा है। इस बदलते माहौल के साथ स्थानीय लोगों की हसरतें भी हिलोरे मार रही हैं। भयमुक्त माहौल में मन मुताबिक खेती किसानों की आय बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है। साल मुझे बताने में खुशी महसूस होती है कि वादी कश्मीर के अक्रॉस 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1,40,000 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया हम लोगों ने इसमें कवर किया। और इस वक्त अगर आप किसी भी जगह जो ही टनल क्रॉस करते आए तो आप उड़ी तक चले जाएं, टंगमर्ग की रोड पर चले जाएं, सोनामर्ग चले जाएं, किसी जगह चले जाएं, अंदर गांव में चले जाएं, तो वादी कश्मीर इस वक्त पीले फूलों में नहलाते हुए नजर आती है। और टूरिस्ट आपको नजर आएंगे तो यही हमारा एक मिशन था, क्योंकि हम इस मिशन को लेके आगे बढ़े थे कि जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक ख्वाब था कि हमारे किसान की आमदनी डबल होनी चाहिए। ये वही कश्मीर है जहां 370 के दौर में लोग आने से डरते थे, लेकिन अनुच्छेद 370 के हटने के बाद हालात बदले तो जन्नत का दीदार करने के लिए पर्यटकों का तांता लगना शुरू हो गया। साल 2022 में कश्मीर घाटी में रिकॉर्ड 1,82,00,000 सैलानी पहुंचे। आजादी के बाद यहां कभी इतने पर्यटक नहीं आए थे। कहने की जरूरत नहीं कि घाटी में आतंक की फसल सूख चुकी है और अब यहां आतंक की जगह खुशहाली का पैगाम देने वाली पीली सरसों लहलहा रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नई शिक्षा नीति में छोटे बच्चों को खेल के साथ पढ़ाई पर जोर देने की बात कही गई है। इसी को लेकर चंडीगढ़ के सरकारी स्कूल में एक अनोखी पहल की गई। स्कूल में बच्चों को बाल वाटिका बनाकर नेचर से जोड़ने की कोशिश की जा रही, ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ पेड़ पौधों के बारे में भी जान सकें और हरियाली के महत्व को समझ सकें। खूबसूरत रंगों से सजे इस क्लासरूम में मासूम बच्चे पढ़ने और आगे बढ़ने की सीख ले रहे हैं। ये बाल वाटिका बचपन में ही स्कूल और पढ़ाई में बच्चों की दिलचस्पी बढ़ाने की एक पहल है। नई शिक्षा नीति के तहत चंडीगढ़ के सभी सरकारी स्कूलों में ऐसी बाल वाटिका की शुरुआत हुई है। बाल वाटिका है प्रेपरेटरी क्लास 5 to 6 ईयर के लिए, बिफोर क्लास 1 बच्चों को प्रिपेयर करते हैं क्लास 1 से पहले। तो 85% जो ब्रेन की डेवलपमेंट है बच्चे की इसी एज में होती है। इसी को लेके बाल वाटिका का शुरुआत की गई है कि बच्चों का ब्रेन जो है वो ग्रूमिंग है, वो लर्निंग बाय डूइंग हो, बच्चा जॉयफुली लर्न करे और जो भी जॉयफुली लर्निंग बाय डूइंग गेन करेगा वो उसको लाइफ टाइम अपने आप में रिटेन करेगा। नई शिक्षा नीति के तहत सरकारी स्कूलों में बच्चों का दाखिला 3 साल में ही हो जाएगा। बाल वाटिका में 3 साल पढ़ने के बाद 6 साल की उम्र में बच्चों को पहली क्लास में दाखिला मिलेगा। इस बाल वाटिका में बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने और सिखाने पर जोर दिया जाता है। बाल वाटिका में क्या है, बच्चा खेल खेल में अपनी कोग्निटिव स्किल्स, अपना उनका सोशल डेवलपमेंट, उनका फिजिकल डेवलपमेंट, उनके हेल्थ के बारे में वो अवेयर होते हैं। जैसे अब आपने अंदर देखा वो पजल्स खेल रहे हैं बच्चे, तो उनके अंदर जो एक कोग्निटिव स्किल्स है, उनकी तर्क क्षमता है वो मजबूत होती है कि कौन सी चीज बड़ी है, उनसे कौन सी चीज छोटी है, उससे चीज कौन सी छोटी है। इस तरह से वो खेल खेल में बहुत सारी चीजें समझ जाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इंटीग्रेट करूँ एजुकेशन को एनवायरनमेंट के साथ। जस्ट लाइक मैंने इनको अभी एक एक्सरसाइज सिखाई, उसमें डांस भी है, उसमें एक्सरसाइज भी है, उसमें काउंटिंग भी है। तो मुझे लगता है कि उसको वो बच्चे जल्दी ग्रैब करते हैं। मैं बाल वाटिका में पढ़ता हूँ, मुझे ABCD बहुत पढ़ाया जाता है, गेम भी खिलाया जाता है और रोज एक्टिविटी और एक्सरसाइज भी कराया जाता है और खूब सारे गेम खिलाते हैं और डांस गाने सुनते हैं। चंडीगढ़ में नई शिक्षा नीति के तहत सभी 112 सरकारी स्कूलों में बाल वाटिका की शुरुआत एक साथ हुई है। 3 साल के बच्चों को रचनात्मक ढंग से पढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग ने इन्फोसिस कंपनी और 2 NGO की मदद से स्कूलों में बाल वाटिका के लिए खास क्लासरूम तैयार किए गए हैं। कोशिश यही है कि ये बाल वाटिका बच्चों को सुनहरे भविष्य की ऊंचाई तक पहुंचाने वाली पहली सीढ़ी साबित हो। ये कोई बच्चों का फन पार्क नहीं बल्कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि नई शिक्षा नीति के तहत शुरुआत की बाल वाटिकाएं हैं, जिसमें बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग यानी कि खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। फिलहाल आपको बता दें कि बहुत ही क्रिएटिव तरीके से बच्चों को तमाम जो चीजें हैं वो सिखाई जा रही है, जिससे बच्चों के अंदर जो आत्मविश्वास है यानी कि जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़े। उसके साथ साथ जो बच्चे हैं वो आगे जाके पढ़ाई के बोझ को ना समझे बल्कि पढ़ाई को प्यार प्यार में सीख सके और आने वाले समय में देश का भविष्य है वो और ज्यादा उज्जवल हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट गिरीश दुर्गापाल के साथ ललित शर्मा, GNT न्यूज, चंडीगढ़। दिल्ली पुलिस के जवानों और अधिकारियों को एक खास गिफ्ट मिला है। ये गिफ्ट है इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खेप के तौर पर। ये गाड़ियां अब दिल्ली पुलिस के बेड़े का हिस्सा होंगी। बिल्कुल ऐसी ही गाड़ियों के बेड़े को उपराज्यपाल VK सक्सेना ने हरी झंडी दिखाई। इन गाड़ियों की रफ्तार से जहां दिल्ली पुलिस को दूसरे कई फायदे होंगे, तो वहीं सबसे बड़ा फायदा दिल्ली को प्रदूषण से निजात दिलाने का मिलेगा। सदैव आपके साथ का भरोसा दिलाने वाली दिल्ली पुलिस अब पर्यावरण का साथ देने भी जा रही है।
असल में दिल्ली पुलिस पर्यावरण का ये साथ अपनी गाड़ियों के जरिए देगी, जो धुआं रहित होंगी। गुड न्यूज ये है कि दिल्ली पुलिस के बेड़े में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को शामिल कर लिया गया है। एक कार्यक्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली पुलिस को ये सौगात दी। उन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दरअसल दिल्ली पुलिस के बेड़े को मजबूत करने के क्रम में 800 गाड़ियां मिलनी हैं, जिसमें 250 गाड़ियों की पहली खेप उसको मिल गई है। सराय काले खां के पास यमुना बैंक पर बांसीरा से इन गाड़ियों को रवाना किया गया। दिल्ली पुलिस को फास्ट, विजिबल और कॉम्पिटेंट बनाने की दिशा में पहल करते हुए 850 गाड़ियों की खरीद के प्रस्ताव को गृह मंत्रालय ने मंजूर किया था। इसमें हल्के मोटर वाहन भी खरीदे जाने हैं। इसमें अलग अलग मॉडल की कई गाड़ियां शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको परंपराओं के अद्भुत रंग दिखाते हैं। नेपाल में सालाना सिंदूर जात्रा उत्सव मनाया जा रहा है। इसमें झूमते गाते लोग नए साल का स्वागत करते हैं। बिल्कुल, इस पारंपरिक उत्सव में पालकी में देवी देवताओं की मूर्तियों को ले जाया जाता है। लोग नाचते हैं, गाते हैं और इसमें हिस्सा लेने वाले श्रद्धालु हवा में सिंदूर उड़ाने के साथ ही एक दूसरे के चेहरे पर भी सिंदूर लगाते हैं। फिर आज की चाय और हमारी इन खबरों में फिलहाल इतना ही। वैसे मौसम विभाग ने जो गुड न्यूज दी है वो मिल जाए तो सुहावने मौसम के साथ चाय का मजा आ जाए। तो उम्मीद करें कि कल की जो चाय होगी वो कूल मौसम के साथ होगी।